हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास EBIT EPS एनालिसिस पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस रिवीजन क्लास। अब तक हम कौन कौन सी रिवीजन में चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। हमने शुरुआत करी थी लिवरेज से, उसके बाद फिर कैपिटल बस्टिंग की 2 रिवीजन क्लासेस हुई और वर्किंग कैपिटल की भी 2 रिवीजन क्लासेस हुई। अच्छा, हर रिवीजन क्लास के शुरू में मैं कहता हूं, फिर कह रहा हूं, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, सुनना है, समझना है। ओके जी, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है EBIT EPS एनालिसिस और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस आएगा। ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरह कैपिटल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या? किस तरीके से आप कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं, आपके कैपिटल में इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, डेब्ट कितना है। जब मैं कहता हूं डेब्ट तो मेरा मतलब है डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म बैंक लोन। कुल मिलाकर कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। चलो जी, शुरुआत करते हैं। देखो जी, एक तरफ तो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमें 2 लोगों से ना मैटर को डील करना पड़ता है। एक तरफ है हमारे फाइनेंसर्स और दूसरी तरफ है हमारे कस्टमर्स। हमने कहा क्या बात भाई, समझ में नहीं आया। एक तरफ है फाइनेंसर्स, यानी जो बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि वो फाइनेंसर्स कौन से होते हैं। इसमें एक तो हो गया इक्विटी शेयर होल्डर, जो एक तरीके से कंपनी का ओनर हुआ। दूसरा फाइनेंसर हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओके। उसके बाद आगे आपके डेब्ट प्रोवाइडर्स। जब हम कहते हैं डेब्ट प्रोवाइडर्स तो डिबेंचर्स हो गए, बैंक लोन हो गया। कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जो आपको बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस अरेंज करवा कर देते। वेरी गुड। बिजनेस के पास जब फंड्स का अरेंजमेंट हो जाता है, फिर बिजनेस क्या करता है? वो कहते हैं देखिए, दूसरी तरफ है हमारे बहुत सारे कस्टमर्स। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम इनको या तो गुड्स बेचते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराकर देते हैं। अकॉर्डिंगली हमें उनसे क्या मिलता है? सेल्स रेवेन्यू। क्या मिलता है? सेल्स रेवेन्यू। लेकिन जो सेल्स रेवेन्यू हमारे पास आता है, उसको अचीव करने के लिए हमको बिजनेस के कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को स्पेंड करना पड़ता है। 2 तरीके के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। एक तो आप कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके वैसे भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। फिर उसके बाद आप डिडक्ट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 तरीके की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों को आप डिडक्ट करें, इससे आपके पास क्या अमाउंट आ जाता है? वेल, इसे हम कहते हैं EBIT। आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है EBIT EPS एनालिसिस, ये शुरू यहीं से होता है। इसकी शुरुआत कहां से होती कि आप जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस से आपको जो सेल्स मिलती है और बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको एडजस्ट करने के बाद आपको बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चलता है। जब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके हाथ आता है, फिर आप फाइनेंसर्स को आवाज देकर बुलाते हो कि आइए आइए भाई साहब, आ जाइए, बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है, EBIT आ गया है। अब आइए इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते, इनकम आपस में बांट लेते। तो जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसकी एक प्रायोरिटी है, उसकी एक सीक्वेंस है। ये जो EBIT है, इस पर पहले दिया जाता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किनको दिया जाएगा? वेल, डेब्ट प्रोवाइडर्स को। जैसे आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास आता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के ओनर्स। और जब कंपनी के ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहली प्रायोरिटी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा जाएगा, जिसका एक कमिटेड रेट होता है। यानी जो भी प्रेफरेंस का डिविडेंड का रेट शुरू में फिक्स हुआ,
और प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करने के बाद एकदम फाइनल नेट बैलेंस जो हमारे पास आता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। उसको हम कहते हैं कि फाइनल अर्निंग, नेट अर्निंग विच इज अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो नेट अर्निंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से फाइनली डिवाइड होती है, उस फाइनल कैलकुलेशन को हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। वाजीवा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है EBIT EPS। ये चैप्टर शुरू कहां से होता है? EBIT से, यानी बिजनेस से होने वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। और ये चैप्टर खत्म कहां होना चाहता है? EPS पर। EPS का मतलब एक एक इक्विटी शेयर पर कितनी अर्निंग कंपनी ने रियलाइज करी है। तो कुल मिलाकर ये इंट्रोडक्शन हो गया EBIT EPS एनालिसिस का। अब मैं चाहूंगा कि मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं और जो अगला पॉइंट है जिस पे मैं बातचीत करना चाहता हूं उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं आगे। कंसेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें हमको बड़ी सारी बातें डिस्कस करनी है। पहली बात, एवरी बिजनेस रिक्वायर फंड्स। सच बात है, हर बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, फंड्स की रिक्वायरमेंट तो है ही ना। पर फंड्स की रिक्वायरमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वेल, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो है सर्वाइवल। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है ग्रोथ, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक्सपेंशन, और एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो बिजनेस को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसके ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अपने को समझ में आते हैं जी। सरवाइव करना है, पैसा चाहिए, एक्सपेंड करना है, पैसा चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो पैसा चाहिए। पर मेरे भाई फंड्स का अरेंजमेंट होगा कैसे? या तो आप शेयर होल्डर्स के पास जाओगे या फिर आप डेप्ट प्रोवाइडर्स के पास जाओगे। मेरा मतलब है या तो आप शेयर्स का ऑप्शन या फिर आप डिबेंचर्स के ऑप्शन को पिक करोगे। वेल, खाली डिबेंचर्स ही नहीं, आप लोन के ऑप्शन को भी पिक कर सकते। हालांकि आप एंजल फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन वो कहां हर बिजनेस में होते। जब मैं कहता हूं शेयर्स, तो इसमें भी आप इक्विटी के ऑप्शन में भी जा सकते हैं, आप प्रेफरेंस के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। ओके, देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि फंड्स को अरेंज करें, फंड्स को अरेंज करने के सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें और उसके बाद बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ये जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना, सबसे बढ़िया ऑप्शन, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कोई आपसे पूछे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कहेगा जी इसमें ना वो खूबियां होनी चाहिए कि लोग कह सके कि इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता था फंड्स अरेंज करने का। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में पहला फीचर तो यही होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट। आप फंड्स का अरेंजमेंट ऐसे करें कि उसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी से लोन लिया तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट कम से कम देना पड़े, तो जिसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम हो वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला फीचर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा फीचर होना चाहिए लेस रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। भाई आपने जो डेप्ट फाइनेंसिंग करवानी है ना, वो डेप्ट फाइनेंसिंग अगर एक लिमिट को क्रॉस करेगी, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपको इंटरेस्ट पे करने में परेशानी आए, लोन को रीपे करने में आप दिक्कत महसूस करें। तो इंसॉल्वेंसी के रिस्क पर मत पहुंच जाइएगा। आपको अपने बिजनेस में इंसॉल्वेंसी के मैटर को सीरियसली ऑब्जर्व करना है। डेप्ट फाइनेंसिंग एक लिमिट तक ही ठीक है, वो लिमिट आपको डिसाइड करनी ही पड़ेगी।
पहली बात, कॉस्ट होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप डेप्ट फाइनेंसिंग में जाएं तो इंश्योर करें कि आप इंसॉल्वेंसी के रिस्क को नहीं ले रहे हैं। ओके। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। वेल, फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब क्या है कि देखिए, आप अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं, आपको मालूम होता है कि किस पर्टिकुलर पीरियड में फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होती है। मेरा मतलब है कब आप फंड्स की डेफिशिएंसी देखते हैं, कब आप फंड्स की सरप्लस सिचुएशन देखते हैं। वेल, अगर आपके पास फंड्स की डेफिशिएंसी कभी किसी पीरियड में होती है तो आपको अपने बिजनेस को तब भी चलाना तो पड़ता ही है। तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस पहले से सोचे होने चाहिए कि कब आपको कौन मदद कर सकता है फंड्स की डेफिशिएंसी की सिचुएशन में। बिजनेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी जरूरत हो तो नेसेसरी फंड्स का अरेंजमेंट किया जा सके। वेल, आपके पास आपके अच्छे दोस्तों की भी एक लिस्ट होनी चाहिए जो आपको मदद करे। ऐसी सिचुएशन में ही तो दोस्ती की अच्छी परख भी होगी भाई। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया फैक्टर। 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम, इंसॉल्वेंसी का रिस्क नहीं होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो जी, आपका बिजनेस जो है ना, उसकी नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। मेरा मतलब है, आप जिस तरीके का बिजनेस करते हैं वहां से जो इनकम होती है वो इनकम या तो स्टेबल हो सकती है या फिर अनस्टेबल हो सकती है। स्टेबल अनस्टेबल, देखो ऐसा है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आपको मालूम है कि इनकम इतनी तो होती है। अब अगर कोई साहब मैं तो स्टॉक मार्केट में का बिजनेस करता हूं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, वेल वहां पे अनस्टेबिलिटी बहुत है। किसी दिन आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, किसी दिन आप बहुत कम कमाते हैं या लॉस भी होता है। पर अगर कोई कहता है जी मेरी तो केमिस्ट की दुकान है साहब, मेरी तो किराने की दुकान है, अब इस तरीके के बिजनेस में इनकम की एक स्टेबिलिटी है। अच्छा, जब इनकम की स्टेबिलिटी है कि इतनी इनकम तो आनी है, तो इसमें ना हम अपने आप को एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर हम डेब्ट फाइनेंसिंग करवाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमको मालूम है कि हम जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में इनकम की स्टेबिलिटी। इसका मतलब जिनकी इनकम स्टेबल है वो डेब्ट फाइनेंसिंग के ऑप्शन को इजीली कंसीडर कर सकते, पर जिनकी इनकम स्टेबल नहीं है, अगर वो डेब्ट फाइनेंसिंग में जाते हैं तो भैया फिर हो सकता है ऐसे हालात हो जाए कि आपको इंटरेस्ट पे करने में परेशानी हो, आपको लोन रीपे करने में परेशानी हो। तब अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो वो ऑप्शन आपके लिए मोर सेफ और सिक्योर रहेगा। तो आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ये आपके बिजनेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। एक आखिरी फैक्टर जो मैं आपके से डिस्कस करना चाहूंगा वो है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, आप ये बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या स्पेसिफिक पीरियड के लिए है कि नहीं। मेरा मतलब है, अगर कोई ये कहे कि मुझे फंड चाहिए डेफिनेट पीरियड के लिए, डेफिनेट पीरियड जैसे मुझे फंड चाहिए अगले 5 साल के लिए या 8 साल के लिए, या फिर कोई कह सकता है जी मुझे तो बिजनेस अब इनडेफिनेट पीरियड के लिए चाहिए, मैं इसको कभी वापस नहीं कर सकता। भाई, अगर आप खुद ही कहते हो कि आपको फंड्स स्पेसिफिक पीरियड के लिए चाहिए, 5, 6, 8, 10 साल के लिए चाहिए, उसके बाद आपके पास अच्छे खासे पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और आप अगर ऐसी सिचुएशन में डेब्ट फाइनेंसिंग करवाते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके इनकम में जो डेफिनेट पीरियड के लिए फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है। पर अगर आप कहते हो नहीं जी मेरे पास ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है कि इतने पीरियड के बाद मेरे पास फंड्स का अरेंजमेंट हो पाएगा, तो फिर आप क्यों डेब्ट फाइनेंसिंग के चक्कर में पड़ते हो, फिर आप शेयर्स इशू कर लो भाई। तो इसका मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम लेवल पर कैसे लाना चाहिए। अब मैं चाहूंगा एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आऊं।
वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, और वो मैं अपनी बुक से पिक करना चाहूंगा, और अपनी मेन क्लासेस से मैं एक पर्टिकुलर वीडियो का वो शेयर उठाना चाहूंगा। मैं अपनी टेक्निकल टीम को ये डायरेक्शन दूंगा कि यहां से वो वाली वीडियो ऐड कर दिए जाए जिसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पढ़िएगा जी। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक है जी। पहली इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल 9% डिवेंचर्स EBIT। आप देखेंगे कि जो पहली कंपनी है उसका कैपिटल 5 लाख सारा का सारा इक्विटी ने फाइनेंस किया। जो दूसरी कंपनी है उसका आधा कैपिटल इक्विटी का और आधा कैपिटल डेब्ट का, पर कैपिटल दोनों का 5 लाख है, ये भी 5 लाख, ये भी 5 लाख। EBIT 1 लाख, दोनों कंपनियों का जो EBIT है वो है 1 लाख। अब एक सवाल ये उठेगा, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है, इसको ROCE के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, आप ये कहेंगे कि अर्निंग है 1 लाख, कैपिटल है 5 लाख, तो बताइए अर्निंग कैपिटल का कितना परसेंटेज है? 20%। वेरी गुड। फिर से सोचिए, अर्निंग है 1 लाख और टोटल कैपिटल वही का वही 5 लाख, तो अर्निंग टोटल कैपिटल का कितना हो गया? 20%। मैं क्या देख रहा हूं, दोनों कंपनियों का टोटल कैपिटल इक्वल है 5 लाख, दोनों कंपनियों का EBIT इक्वल है 1 लाख, और दोनों कंपनियां कहती हैं कि जो अर्निंग है वो कैपिटल का 20% है। तो मुझे दोनों कंपनियां एक जैसी दिख रही हैं। हल्का सा फर्क यह है कि पहली कंपनी में सिर्फ इक्विटी का पैसा लगा है, जबकि दूसरी कंपनी में आधा पैसा इक्विटी का लगा है और आधा डिबेंचर होल्डर्स का लगा हुआ है। सही बात है जी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं जी आगे। हां जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड find to their dismay that in spite of same return earned by their company on total capital employed, their EPS is very much less as compared to B limited। A limited के शेयर होल्डर बड़े नाराज हैं, कहते जी एक बात बताइए, सब कुछ तो सेम है, कैपिटल सेम, EBIT सेम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, पर हमारा EPS B लिमिटेड के कंपैरिजन में कम क्यों है? यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजंस फॉर सच लोअर EPS, और टैक्स का रेट आप 50% मान सकते हैं। अब यह क्वेश्चन थोड़ा अलग किस्म का हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, ए लिमिटेड का EPS कम है, यह बात ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स कह रहे हैं, क्या यह सच है भी कि नहीं? इससे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देने का काम शुरू करें, हम इस क्वेश्चन के सही होने को कंफर्म करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, और हेडिंग क्या होनी चाहिए? अरे हर क्वेश्चन की एक ही हेडिंग है प्यारे, हर क्वेश्चन की एक ही हेडिंग है, और वो है कंप्यूटेशन ऑफ EPS। ठीक है जी, पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम आपने बनाया और उसके बाद ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। वाह जी वाह, इक्विटी कैपिटल एंड 9% डिबेंचर्स। पहली कंपनी कहती है कि सिर्फ इक्विटी कैपिटल और कितने का? ₹5 लाख। कोई डेब्ट कैपिटल नहीं है, यानी कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है।
दूसरी कंपनी कहती है नहीं, आधा कैपिटल इक्विटी का और आधा कैपिटल डेप्ट का। ठीक है जी, टोटल कैपिटल तो तब भी वही हुआ ना 5 लाख। तो दोनों कंपनियों का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है ₹5 लाख। चलिए यहां लिख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएंगे कि जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती हैं उससे आप क्या कमाते हैं। इसका मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वो कहते हैं ₹1 लाख। इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंपनियां एक जैसी हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंपनियां एक जैसी हैं। दोनों कंपनियां कहती हैं कि हमारी जो अर्निंग होती है ना वो है 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल 5 लाख, अर्निंग 1 लाख, यानी अर्निंग है 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE। वेरी गुड। डिडक्ट क्या करिएगा? इंटरेस्ट। सही बात है जी। पहली कंपनी कहती है हम तो कोई इंटरेस्ट देते नहीं भाई। दूसरी कंपनी कहती है 2.5 लाख पर 9%, 22,500 का इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। वो तो खैर ठीक है, वो तो खैर ठीक है। आप हमें बताएं अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हुआ? ये तो खैर ₹1 लाख ही आ गया, और ये आ गया 77,500। अच्छा जी, 77,500 आ गया ना। ठीक है, 50% टैक्स डिडक्ट कर दें। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलिए यहां से आप 50,000 का टैक्स डिडक्ट करें तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी यही आ गया ₹50,000। ये आ रहे 38,750 अगर मैं सही हूं तो, लेकिन हम तो चेक करेगा 38,750। तो जैसे ही आपने डिडक्ट किया बैलेंस भी यही आ गया ₹38,750। अच्छा, अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अपने को कैलकुलेट करना है EPS। तो अगली लाइन में क्या लिख लेना चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा जी। अच्छा बताएंगे वैसे एक शेयर है कितने का? भाई एक शेयर तो 10 रुपए का है। ए लिमिटेड का 5 लाख का कैपिटल है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 50,000 हुए ना। नहीं, गलत बात थोड़ी है। 2.5 लाख का इक्विटी कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का, बी लिमिटेड की बात बोल रहा हूं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 25,000। वाह जी वाह। EPS कैलकुलेट कर लें। करिए करिए, कैलकुलेट करिए। ये तो खैर ₹1 ही आ गया सीधा। बी लिमिटेड के केस में आपका जवाब है 1.55। क्वेश्चन ठीक कह रहा था जी। अभी तक तो हम क्वेश्चन को ही चेक कर रहे थे। वाकई में ए लिमिटेड का EPS कम है सिर्फ ₹1 और बी लिमिटेड का 1.55। क्वेश्चन सही कह रहा था। इस पर क्वेश्चन नाराज हो गया, कहता है अच्छा अब जब आपने ये चेक कर ही लिया है कि क्वेश्चन सही है तो आप जवाब भी दे दो। आखिरी लाइन में लिखा है कि ए लिमिटेड के शेयर होल्डर जानना चाहते कि उनका EPS कम क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन दें।
इस पर हम कहेंगे भाई साहब इस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिकल थोड़ी हुआ, फिर तो ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तो हो गई और ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तो पूछी भी नहीं गई थी। अब अगर आप डिस्कशन हमसे करवाएंगे तो डिस्कशन तो थ्योरेटिकली होगा। ठीक है जी, तो मैं जरा अगली स्लाइड पर आ जाता हूं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगली स्लाइड पर आने पर। ठीक है, वेरी गुड जी। ओके, आइए शुरू करते हैं। ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड is less than B limited due to following reasons। तो आइए जी एक एक करके रीजंस लिखने का काम शुरू किया जाए। पहला रीजन नंबर 1, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हाँ एक बात बताओ यार, ये कहीं सुना हुआ सा लगता है कि नहीं? कहीं सुना हुआ सा लगता है कि नहीं? अरे लेवरेज एनालिसिस का चैप्टर भूल गए क्या? उसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर बातचीत हुई थी कि नहीं? दुनिया में इक्विटी शेयर होल्डर अकेला ऐसा इन्वेस्टर है जो खुद के पैसों पर तो कमाता ही है, दूसरे के पैसों पर भी कमाता है। इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कैसे? सुनिएगा। कंपनी बी कहती है कि जितना टोटल कैपिटल लगा हुआ है उस पे 20% अर्न किया गया। ये 20% जो है इक्विटी फंड्स पर भी अर्न किया गया और डेब्ट फंड्स पर भी अर्न किया गया। मैं कहना चाहता हूं डिबेंचर होल्डर ने आपको जो 2.5 लाख दिए थे, आपने उस 2.5 लाख को बिजनेस में लगाकर 20% कमाया, पर डिबेंचर होल्डर को आपने टरका दिया सिर्फ 9% इंटरेस्ट देकर। सिर्फ 9% इंटरेस्ट दिया आपने डिबेंचर होल्डर को। यानी किसी के पैसों पर आप खुद तो कमाते हो 20% और उस बेचारे को दे देते हो खाली 9%। बाकी 11% का क्या होता है? बाकी 11% की अर्निंग आप इक्विटी शेयर होल्डर को पास ऑन कर देते हो। तो बी लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर होल्डर को दो इनकम देता है। पहली इनकम इक्विटी शेयर होल्डर पर के पैसों पर कमाई गई, दूसरा डिबेंचर होल्डर के पैसों पर कमाई गई इनकम का डिफरेंस। यह बेनिफिट बी लिमिटेड को है, पर यह बेनिफिट ए लिमिटेड के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास डेब्ट का फायदा है ही नहीं। इन केस ऑफ बी लिमिटेड, %50 of total capital is debt financed, carrying only 9% rate of interest, carrying only 9% rate of interest, whereas ROCE is 20%। तो बी लिमिटेड के केस में आधा कैपिटल डेब्ट से फाइनेंस हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट खाली 9% है, जबकि खुद का जो अर्निंग का रेट है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो है 20%। क्या ये बात आप मानते हैं? हां जी। ओके, इट लीड्स टू द सिचुएशन of
एक्स्ट्रा इनकम, extra income in the hands of equity shareholders, of B लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में एक्स्ट्रा इनकम आती है, यानी दूसरे की कमाई जब हमारे पास आती है ना, तो ये फायदा बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है, ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को ये फायदा नहीं मिल रहा। आप लिखेंगे देयर इज नो सच बेनिफिट, देयर इज नो सच बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ equity shareholders of B limited, of A limited, as it is fully equity financed। ठीक बात है जी, कंपनी फुल्ली इक्विटी फाइनेंस है, क्या करे जी, एडवांटेज मिल ही नहीं पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस कंपनी में ईपीएस ज्यादा होता है जिस कंपनी में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज होता है। जिस कंपनी में खुद का अर्निंग रेट ज्यादा होता है लेकिन डिबेंचर्स पर या डेब्ट पर दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इस एडवांटेज को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पहले भी इसके बारे में बातचीत हो चुकी है जब हम लेवरेज एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे थे। अच्छा, ये आप लोगों ने रीजन नंबर 1 लिख लिया ना, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको रीजन नंबर 1 बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब मुझे आपको इसके कुछ रीजन और लिखवा कर देने हैं, उसके लिए जरा मैं अगली स्लाइड पर आना चाहूंगा। ये लीजिए, ओके, नंबर 2, टैक्स सेविंग। हां जी, आप लिखेंगे इंटरेस्ट इज रिगार्डेड एज एन एलिजिबल एक्सपेंडिचर, while computing the taxable income। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय इंटरेस्ट को माइनस करने की परमिशन दी गई है, यानी इंटरेस्ट एक एलिजिबल एक्सपेंडिचर है। इससे क्या होता है, इससे टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाती है। टैक्सेबल इनकम के कम होने से क्या होता है, टैक्स बच जाता है जी। ड्यू टू दिस वी आर ऑब्जर्विंग दैट tax has been saved by B Limited। देखो जी, दिखता तो ये है कि बी लिमिटेड को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 22,500, दिखता तो यही है, पर बी लिमिटेड कहती है हम टैक्स भी कम पे करते हैं। तो हमने चूंकि इंटरेस्ट पे करा इसलिए हमने टैक्स कम पे करा,
इंटरेस्ट पे करा, चलो अगर ये बुरी बात है तो टैक्स बचाया, ये अच्छी बात है कि नहीं? हमारा टैक्स है सिर्फ 38,750। सोचिए ए लिमिटेड ने टैक्स दिया 50,000, हमारा 38,750। तो टैक्स का एडवांटेज इंटरेस्ट के साथ जुड़ा है जी, और ये एडवांटेज बी लिमिटेड को मिला क्योंकि बी लिमिटेड ने इंटरेस्ट पे करा। तो जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा वो टैक्स का एडवांटेज लेगा। बी लिमिटेड को ये एडवांटेज मिल गया। ठीक है जी। तीसरा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक बात बताइए, अगर इनकम 50,000 लोगों में बटेगी तो हर एक के हिस्से में तो थोड़ी थोड़ी आएगी, पर अगर इनकम 25,000 में बटेगी तो इसका मतलब पर शेयर इनकम बढ़ने का चांस ज्यादा है कि नहीं? या जनरल सी नॉलेज, ऑब्वियस सी नॉलेज है, अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ज्यादा होंगे तो ईपीएस कम ही होगा ना। ए के इक्विटी शेयर 50,000, बी के खाली 25,000। तो लिखेगा जी, इन केस ऑफ ए लिमिटेड देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितने? 50,000। whereas in case of B Limited there are only 25,000 equity shares. ओके, आप लिखेंगे EPS is bound to be more. EPS is bound to be more. EPS ज्यादा होगा ही होगा, EPS ज्यादा होगा ही होगा if the amount of नेट इनकम किसको बोलते हैं? जो इनकम अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इफ द अमाउंट ऑफ नेट इनकम गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड amongst lesser number of equity shares. वैसे एक बात तो मैंने आपको सही कही कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये तो पूरी तरह थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसमें आपने 3 रीजंस पर बात करी, एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरा टैक्स सेविंग और तीसरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्वेश्चन थोड़े अलग किस्म का था जी, जिसमें ईपीएस के कम होने या ज्यादा होने को हम लोगों ने बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। वापस एक कंसेप्ट की तरफ आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, मेजर कंसीडरेशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। और ये बात पहले भी बहुत ज्यादा स्टेजेस पर मैंने आपको कही है कि जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन पर बात हो तो 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको थॉरोली इवैल्यूएट करना होता है, रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। ओके, स्टार्ट करते हैं रिस्क से। देखो भाई, अगर आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करोगे तो उसमें काहे का रिस्क है? नो रिस्क एट ऑल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इक्विटी के केस में नो रिस्क एट ऑल? बताओ क्यों?
क्योंकि इक्विटी शेयर्स आपने कभी रिडीम तो कर रहे हैं नहीं, अनलेस वो लिक्विडेशन का केस आ जाए तो मैं ये कह सकता हूं जीरो या फिर नेग्लिजिबल रिस्क है जहां तक इक्विटी शेयर्स का सवाल है। प्रेफरेंस के केस में, प्रेफरेंस के केस में आप ये कैसे कह सकते हैं कि जीरो रिस्क है? भाई प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीमेबल भी होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में रिस्क जो है ना वो इक्विटी के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही हुआ ना। ठीक ठाक रिस्क है, ठीक ठाक रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है पर ठीक ठाक रिस्क तो होता ही है। अगर मैं डेब्ट की तरफ आता हूं तो इसमें तो रिस्क सबसे ज्यादा है। मेरे भाई अगर आप डिविडेंड मत पे करिए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ सालों तक प्रेफरेंस डिविडेंड मत पे करें तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को आप एक बार इंटरेस्ट देने से मना कर दो साहब, आपने बैंक से लोन लिया, एक बार इंटरेस्ट देने से मना कर दो भाई, फिर देखिए कि वो आपको कैसे अदालत तक खींच कर लेके जा सकते हैं। तो रिस्क का इन्वॉल्वमेंट तो है ना। तो भाई रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डेब्ट में रिस्क सबसे ज्यादा है और इक्विटी में रिस्क सबसे कम है। ओके, अब हम आते हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर। हमारा मानना यह है कि जो इक्विटी है ना इसको कहा जाता है मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये कहते कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ये उम्मीद लगाकर रह बैठे। हालांकि कहते हैं कि भी अगर डिविडेंड नहीं भी मिलेगा तो हम कंपनी का क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन इनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। आपको इनको ना बड़ी उम्मीदों को अगर आपने सेटिस्फाई नहीं करा, आपने इनको अच्छा खासा डिविडेंड नहीं दिया या कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का बहुत कुछ बिगाड़ सकता। कैसे? बाजार में जाके शेयर बेचना शुरू कर देगा, मार्केट वैल्यू धड़ाम से गिरेगी, जैसी सप्लाई आ जाएगी ज्यादा और डिमांड कम होगी और शेयर की मार्केट वैल्यू गिर जाए, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती। तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, यह दुनिया का सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। एक तरीके से जिसको आप ओनर बनाओगे तो उसकी तो बड़ी सारी उम्मीदें पूरी करनी पड़ती हैं भाई। डेब्ट के केस में कहा जाता है कि यह है दुनिया का चीपेस्ट, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होगा जी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट आप जानते हो हमेशा सबसे कम होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा होता है। हां, यह मैं मानता हूं कि डेब्ट फाइनेंसिंग चीपेस्ट होने के साथ साथ एक दूसरा एडवांटेज भी हमको देती है और वो है एडवांटेज ऑफ टैक्स सेविंग। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे उसमें भी यह मैटर आया था कि डेब्ट के केस में इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग का एक ऑप्शन है, इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में वो ऑप्शन नहीं होता है। जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है, इसकी जो कॉस्ट है वो आप देखेंगे इक्विटी और डेब्ट के इन बिटवीन रहेगी। इसका मतलब यह है प्रेफरेंस कैपिटल एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस तो होता है पर उतना नहीं होता कि जितना इक्विटी। वो इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस की एक्सपेक्टेशन का रेट फिक्स्ड है और इक्विटी की एक्सपेक्टेशन का रेट फिक्स नहीं है, वो अनलिमिटेड है। कंट्रोल के मैटर पर आते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, कंपनी के ओनर कुछ और आपके साथ जुड़ जाएंगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, आपको कंट्रोल शेयर करना पड़ेगा। डाइल्यूशन का मतलब आप समझ रहे साहब कि पहले डिसीजन लेने का सारा राइट तो मेरे पास था, या हम कुल मिलाकर ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, अब कुछ और आ गए, अब हमें उनकी भी सहमति चाहिए होगी। अगर कोई भी नया काम करना है तो, कोई भी फैसला लेना है तो मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, कंट्रोल डाइल्यूट होगा ही होगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉर्मली आपके बिजनेस में कंट्रोल या मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करते, अनलेस बड़े सालों तक उनको डिविडेंड ना दिया जाए
तो ऐसी सिचुएशन में उनका एक इंटरफेरेंस हो ही जाता है। डेब्ट के केस में कोई कंट्रोल में इंटरफेरेंस नहीं। अगर बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक आपके बिजनेस के मैटर्स को कंट्रोल नहीं करेगा, वो आप ही को करना है। बैंक वालों को तो खाली इंटरेस्ट चाहिए। पर ऐसा कभी कभी देखा गया है कि अगर हम कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें, अगर कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो आप ये मान सकते हैं कि डेब्ट प्रोवाइडर्स आपके बिजनेस में कंट्रोल बिल्कुल नहीं करते। प्रेफरेंस का बड़ा एक्सेप्शनल केस भी है, और जहां तक बिजनेस के कंट्रोल का सवाल है, वो सारा का सारा इक्विटी के हाथ में होता है। तो जब आप नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा ही होगा। ठीक बात है जी, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट हेडिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग। इन दोनों वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, इस पर तो थोड़ी देर में आते हैं। पर पहले जो टर्म है प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। परसेंटेज ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर फार्मूले की सेंस में कहा जाए तो फार्मूला इतना सीधा साधा जी, लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड विद 100, अगर आपको परसेंटेज में जानना है तो। लेट अस अज्यूम कि कंपनी ने आपको यह कहा कि हमारा जो टोटल कैपिटल है वो है ₹1 करोड़। ओके, अब ये टोटल कैपिटल बना कैसे होगा? इसमें इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा और डेब्ट होगा। तो बताइए इस टोटल कैपिटल में डेब्ट कितना? तो कंपनी ने खुद ही आपको बताया कि देखो भाई, ये जो 1 करोड़ का टोटल कैपिटल है, इसमें डेब्ट वाला अमाउंट है ₹20 लाख। हमने कहा भाई ये तो 20% आ गया। अच्छा, 20% का क्या मतलब निकाला जाए? अरे भाई सीधा सा मतलब है कि कंपनी के ऊपर टोटल कैपिटल का 20% का डेब्ट है। कंपनी ने 20% डेब्ट फाइनेंसिंग करवा रखी है, बाकी 80% शेयर होल्डर्स ने फंड्स कंट्रीब्यूट करे हैं। अच्छा, अब ये 20% डेब्ट कम है या ज्यादा है? मेरे ख्याल से इसका फैसला कंपनी को लेने देते। भाई हो सकता है किसी कंपनी को जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करे, कि हो सकता है कहीं पर 20% से ज्यादा डेब्ट लेना बुरी बात मानी जाती हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में ऐसा ना हो, वो ये कहे कि अरे हमारे बिजनेस में तो 50% डेब्ट भी चलता है। इसलिए डेब्ट कम है या ज्यादा है, मैं अपने आप को इस चक्कर में उलझाना नहीं चाहता। मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को आगे लेकर आता हूं। कंपनी ने डिसाइड करा कि हम और कैपिटल रेज करेंगे। हमने पूछा कितना? वो कहते हैं देखो भाई 1 करोड़ का कैपिटल तो हमारे पास पहले से ही है। हमने कहा वो ठीक है, आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, और कितना कैपिटल लाना चाहते हो? उन्होंने कहा जी 20 लाख। हमने कहा भी इस हिसाब से तो आपका कैपिटल 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ तो पहले ही था, तो टोटल कैपिटल 1 करोड़ 20 लाख हो गया। अब ये बताओ ये 20 लाख लाओगे कहां से? उन्होंने कहा जी हम नया लोन लेना चाहते, नए डिबेंचर इशू करना चाहते। हम कहेंगे अच्छा 20 लाख का तो डेब्ट पहले ही आपके ऊपर था एग्जिस्टिंग, आप कहते हो और 20 लाख का डेब्ट। इसका मतलब जितना भी आपका कैपिटल बढ़ा है, आपका कैपिटल भी 20 लाख रुपए बढ़ गया और कैपिटल का डेब्ट प्रोपोर्शन भी 20 लाख बढ़ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नए कैपिटल की सिचुएशन आपको कितनी नजर आ रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? नीचे आपने क्या लिखा है कि टोटल कैपिटल 1 करोड़ 20 लाख, ऊपर आपने क्या लिखा है कि उसमें डेब्ट हो चुका है 40 लाख। 40 लाख आउट ऑफ 1 करोड़ 20 लाख। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब आपके कैपिटल में जो डेब्ट फाइनेंसिंग है वो 33.33% है। इसका मतलब अगर आप एडिशनल कैपिटल रेज करोगे और डेब्ट फाइनेंसिंग से रेज करोगे तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशो बढ़ जाएगा।
आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, उसमें भी डेप्ट का जो प्रोपोर्शन है, यानी डेप्ट जो है टोटल कैपिटल के कंपैरिजन में उसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर ये रेशो बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री इसको अनफेवरेबल काउंट करे। आपकी इंडस्ट्री ये सोचे कि अरे भाई, इस आदमी के ऊपर तो कर्जा बहुत ज्यादा है, इसने तो डेप्ट बहुत ज्यादा ले रखा है, ये सिचुएशन अनफेवरेबल है। मैं जानना चाहता हूं अनफेवरेबल होने से क्या होगा। अनफेवरेबल होने से पहला इंपैक्ट यह होगा कि लोग जो कि डेप्ट प्रोवाइड करा कर देते हैं वो आपसे पीछा छुड़ाएंगे कि नहीं, हमें आपको डेप्ट नहीं देना। आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप तो पहले बहुत बड़े कर्जे में हो, हम आपको और लोन क्यों दें। तो जिन लोगों की ये जो डेप्ट वाली प्रोपोर्शन की रेशो खराब हो जाती है, उनको फर्दर लोन लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लोग लोन देने से मना कर देते। दूसरी समस्या, पहली समस्या तो मैंने बता दी कि डेप्ट प्रोवाइडर्स आपको और लोन नहीं देते। दूसरी समस्या, जो राजी भी होता है ना लोन देने के लिए, वो आपसे बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। वो जानता है कि साहब आप इस समय नीडी पर्सन हो, आपकी डेप्ट वाली रेशो बिगड़ी पड़ी है। तो एक प्रॉब्लम, आपको लोग लोन देना बंद कर देंगे। दूसरा, जो भी लोन देने को राजी होगा वो आपसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को इन दोनों समस्याओं में उलझाना नहीं चाहेगा। इसलिए हमारी एडवाइस है कि आप जिस भी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे डेप्ट का ज्यादा होना, कम होना, अच्छा होना, बुरा होना के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को दिमाग में जरूर रखिएगा। और आपको डेप्ट को एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। आपने अपने ऊपर अनफेवरेबल डेप्ट पोजीशन का टैग नहीं लगवाना है। ध्यान रखेंगे ना इस बात को? वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस को सीधे सरल शब्दों में अगर कहूं तो, जो चैप्टर का नाम है ना EBIT EPS, आप इस नाम को उल्टा कर दो, इस नाम को कर दो आप EPS EBIT, यानी जिसकी शुरुआत EPS से हो पर हम खत्म करें EBIT पर। वैसे शुरुआत EBIT से होती है, EPS पर आप पहुंचते हैं, आप इसको उल्टा कर दो। इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या है? अगर आपके पास फंड्स अरेंज करने के मान लीजिए दो ऑप्शंस हैं, वैसे ऑप्शन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शंस में इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डेब्ट का अपना अपना अमाउंट है। हम जानते हैं कि अगर हमने फंड्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से अरेंज करें, दोनों का अपना अपना EPS आएगा, अर्निंग पर शेयर, और हम हमेशा उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें EPS ज्यादा होता है। लेकिन यही तो हम चाहते हैं कि EPS कम ज्यादा ना आए। अगर हम ये चाहें कि दोनों ऑप्शन में EPS इक्वल आ जाए, और जब EPS इक्वल आ जाएगा तो मैनेजमेंट को क्या कहेंगे कि ये इनडिफरेंट पोजीशन है, चाहे तो फंड्स ऐसे अरेंज करे, चाहे तो वैसे अरेंज करे, क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम इनडिफरेंट हो जाते हैं, जब हम निष्पक्ष हो जाते हैं, जब हम कहते हैं हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता फंड्स कैसे अरेंज होते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो मैं फिर कहूंगा, एक इक्वेशन में डेवलप करने जा रहा हूं। मान लीजिए फंड्स अरेंज करने के दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस किसे कहते हैं? सुनिएगा, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस उस पोजीशन को कहते हैं कि अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से EPS कैलकुलेट करें, और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से EPS कैलकुलेट करें, और वो EPS का अमाउंट इक्वल आ जाए। ये जो इज इक्वल टू का साइन है, ये इस बात का कंफर्मेशन होगा कि ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है। ओके, अच्छा, ये EPS कैसे कैलकुलेट होता है? इक्वेशन की सेंस में कहें तो, अगर हम EBIT में से पहले माइनस कर दें इंटरेस्ट,
और इंटरेस्ट इन ऑप्शन नंबर 1, फिर उसको हम कर दें आफ्टर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि जो बिफोर टैक्स इनकम है वो आफ्टर टैक्स हो जाएगी। फिर हम इसमें से माइनस कर दें प्रेफरेंस डिविडेंड इन ऑप्शन नंबर 1 और फाइनली हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑप्शन नंबर 1। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, पहले ऑप्शन का ईपीएस, राइट हैंड साइड में इसी तरीके से EBIT माइनस इंटरेस्ट इन ऑप्शन नंबर 2, 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इन ऑप्शन नंबर 2, गेट इट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम वो EBIT जानना चाहते हैं, हम वो EBIT का लेवल जानना चाहते हैं कि जिससे EPS दोनों ऑप्शन में इक्वल आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस EBIT के लेवल को, उस EBIT की सिचुएशन को हम लोग टेक्निकली कहते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस की डेफिनेशन फिर से बताता हूं, EBIT का वो लेवल जो फंड्स अरेंज करने के अलग अलग ऑप्शन में इक्वल EPS की सिचुएशन को लाकर देता है। बहुत बढ़िया जी, ये रहा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस की डेफिनेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है EBIT EPS ग्राफ, और आप ये जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस इसमें कहां पे फिट होता है। ओके, देखो EBIT EPS ग्राफ बनाने से पहले मैंने क्या करा है कि फंड्स अरेंज करने के दो ऑप्शंस खुद ही मैंने अपने आप सोच लिए, और ये भी मैंने पता कर लिया कि EBIT के कितने लेवल पर EPS कितना है। जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर EBIT 3 लाख रुपए है और अगर आपने फंड्स अरेंज करे ऑप्शन नंबर 1 से तो EPS आएगा 0, यानी कोई अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगी नहीं। और अगर आपका EBIT 4 लाख रुपए है तो EPS ₹2 है, 4.5 लाख रुपए EPS ₹3 है। ये कुछ इमेजिनरी फिगर्स हैं जो मेरी तरफ से मानी गई। अच्छा, उसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में भी मैंने कुछ EBIT और EPS के ऑप्शन देखे। अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ये वाला जो केस है, यानी अगर EBIT 4 लाख रुपए है, EPS ₹2 है, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में भी मिलेगा कि अगर EBIT 4 लाख है तो EPS ₹2। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे इस एजम्पशन में ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, इसमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कब आता है, जब EBIT लेवल हो जाए 4 लाख, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में EPS ऑप्शन नंबर 1 में भी ₹2 है, ऑप्शन नंबर 2 में भी ₹2। इसका मैथमेटिकल फार्मूला तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पर ग्राफिकली ये सिचुएशन कैसे रिप्रेजेंट होती है अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इसका जब ग्राफ बनाया जाएगा तो इधर एक्स एक्सिस पर आप EBIT और वाई एक्सिस पर आप EPS को रिप्रेजेंट करेंगे। सिचुएशन कैसे हैंडल होगी देखिएगा जी। जैसे अगर मैं पहले ऑप्शन नंबर 1 में जाता हूं, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इसकी लाइन मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 हमने क्या कहा है कि अगर आपका EBIT 3 लाख रुपए है तो EPS है 0। देखिए, अगर EBIT 3 लाख रुपए है, लैक्स, और EPS है 0। अगर EBIT 4 लाख है, कितना 4 लाख, तो EPS है ₹2। ओके, EBIT 4 लाख, EPS ₹2, ये वाली सिचुएशन आती है। और अगर EBIT 4.5 लाख रुपए है तो EPS है ₹3, 4.5 लाख। आप देख सकते हैं कि EPS ₹3 पर चला गया, ठीक है ना, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 में जाता हूं, अगर EBIT 1,50,000 है तो EPS है 0। अगर EBIT 4 लाख है तो EPS है ₹2, ये कॉमन पॉइंट हो गया। और अगर EBIT 5 लाख है तो EPS हो गया ₹2.5। अब अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं इससे इसमें से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस की तरफ ले जाता हूं तो ये कहां पहुंचता है, 4 लाख पर। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो EBIT 4 लाख है,
ये जो EBIT का लेवल 4 lakhs है, ये मुझे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस लाकर देता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में EPS इक्वल आता है, और वो इक्वल EPS है कितना, ये राजी। तो अगर EBIT 4 लाख है तो EPS 2 है, और ये दोनों ऑप्शन में इक्वल है। एक बात और ध्यान देने लायक, ग्राफिकली सोचेगा, अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं हैं, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर ये दो लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो कोई ना कोई तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही, कहीं ना कहीं तो वो दो लाइनें मिलेंगी ही। तो जब दो नॉन पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पर मिलती हैं और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस सिचुएशन। इस पर आप कह सकते हैं सर अगर लाइंस पैरेलल ना बनी तो आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं और अगर आपने उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए और लाइंस पैरेलल हुई, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस उन दो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, यानी उन दो ऑप्शंस में ऐसा कोई EBIT लेवल ही पॉसिबल नहीं है जो इक्वल EPS की सिचुएशन को ला सके। इंडिफरेंस की एसेंशियल कंडीशन ये है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें वो लाइंस बनकर आनी चाहिए जो पैरेलल नहीं है, और उसका कोई ना कोई ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होगा ही। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे कि EBIT के लेवल से आगे की सिचुएशन में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ऑप्शन नंबर 2 के कंपैरिजन में मोर फेवरेबल हो गया है। क्या यह बात सही है? ऑप्शन नंबर 1 मोर फेवरेबल हो चुका है। और आप यह भी ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप EBIT से पीछे की सिचुएशन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मोर फेवरेबल है। इसका मतलब इंडिफरेंस सिचुएशन को उलट पुलट कर देता है। इंडिफरेंस से पहले जो ऑप्शन फेवरेबल होता है वो इसके आगे जाके अनफेवरेबल हो जाता है, और अनफेवरेबल फेवरेबल हो जाता है। ऑफ कोर्स जब दो लाइनें पैरेलल नहीं हैं, मिलेंगी, तो इंटरसेक्शन से पहले जो लाइन नीचे है बाद में वो लाइन ऊपर चली जाएगी, और जो लाइन पहले ऊपर है बाद में नीचे आ जाएगी। तो इंडिफरेंस इसका मतलब वो सिचुएशन है कि इसके बाद फेवरेबल अनफेवरेबल हो जाएगा और अनफेवरेबल फेवरेबल हो जाएगा। ठीक बात है ना? बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस को इस तरीके से हमने ग्राफिकल वे में समझा। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल BEP। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट होता था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ये आप कब पढ़ते थे? मार्जिनल कॉस्टिंग में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसको तब आप खाली ब्रेक इवन पॉइंट कहते थे, पर उसका मतलब होता था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि जो आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस से कितनी सेल होनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो निपट जाएं, उसके बाद 1 रुपए का प्रॉफिट ना बचे। वहां पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर ही कंसंट्रेटेड था, क्योंकि बिजनेस की मेन एक्टिविटी को डील करने के बाद भले हमारे पास 1 रुपए का प्रॉफिट ना हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको ध्यान होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला भी होता था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। खैर, अब हमारे पास कंसेप्ट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यह हुआ कि आप लोग बिजनेस से कितनी इनकम अर्न करें। वैसे बिजनेस से होने वाली इनकम को क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT। फाइनेंशियल BP का मतलब है क्या बिजनेस से कितनी इनकम अर्न करें कि बस वो उतनी सफिशिएंट हो कि आप अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। फिर से कहूं, बिजनेस से कितनी इनकम अर्न करें बस वो उतनी सफिशिएंट हो कि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को आप पूरा कर सके। फाइनेंशियल कमिटमेंट से क्या मतलब? सुनिएगा,
अगर आपने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं तो उनको इंटरेस्ट देना, ये आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं तो उनको डिविडेंड देना, ये आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट है। बस ये दो फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा कर लीजिए, इतनी इनकम अर्न करें, और इन दोनों कमिटमेंट्स को पूरा करने के बाद उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा। जब इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास आए तो आपने कहा जी मेरी इनकम खत्म हो गई, जो इनकम मैंने अर्न करी थी वो या तो मैं इंटरेस्ट पे करने में मैंने खर्च कर दी या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने में मेरे से खर्च हो गई। तो फाइनेंशियल बीपी का मतलब क्या हुआ? ओके, इट मींस such amount of income from business activities, such amount of income from business activities, that is EBIT, which is sufficient for absorbing only the burden of interest on debt capital and dividend on preference shares. यानी बिजनेस से होने वाली इनकम बस वो इतनी सफिशिएंट हो कि जो दो आपके बर्डन है, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, बस वो पूरे हो जाए। एक इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल और दूसरा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। और इन दोनों बर्डन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अल्टीमेटली 0 ईपीएस आ जाए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। इट ultimately leads to the situation of 0 EPS। वाह जी वाह। अब सवाल ये उठता है जी ये कैलकुलेट कैसे होगा? जैसे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का एक फार्मूला है, उसी तरीके से हमारे पास फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भी एक फार्मूला है। फार्मूला लिखने के लिए मैं अगली स्लाइड पर आता हूं जी। ओके, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या है? दिस इज इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, and it is to be divided by 1 minus tax rate। 1 माइनस टैक्स रेट से आप लोग पहले भी डिवाइड कर चुके हैं और आप जानते हैं कि इससे क्या होता है। जो आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन है उसको अगर बिफोर टैक्स करना हो तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना पड़ता है। और प्रेफरेंस डिविडेंड चूंकि वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वो फाइनेंशियल बर्डन है जो हमारे ऊपर टैक्स के बाद आता है। पहले टैक्स की कैलकुलेशन होती है, टैक्स की पेमेंट होती है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बात होती। तो चूंकि ये बर्डन टैक्स के बाद आता है तो हमें इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हम इसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक कंपनी है जिसमें इंटरेस्ट जो पे करा जाता है वो 1 लाख रुपए है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करा जाता है वो 1,20,000 है और टैक्स रेट 40% है। तो बताइए 0 ईपीएस की सिचुएशन कैसे हासिल होगी?
मेरा मतलब है कि कितनी इनकम कम से कम अर्न करी जाए कि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरे हो जाए, भले उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए कुछ ना हो। तो आइए इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है ₹1 लाख, तो पहले तो यही हो गया 1 लाख। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट है ₹1,20,000 और टैक्स रेट है 40%। तो जब आप 1 में से 0.40 माइनस करेंगे, इफेक्टिवली नीचे आ गया 0.60, दैट इज 60%। तो बड़े आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये 1 लाख तो 1 लाख है ही, ये हो जाएगा ₹2 लाख। इसका मतलब अगर कंपनी की EBIT यानी ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख रुपए हो जाती है, तो वो इनकम सफिशिएंट है इंटरेस्ट पे करने के लिए और टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए। इसको आप बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है EBIT, ऑब्वियसली आप सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे 1 लाख, और 1 लाख माइनस करते ही बैलेंस आपके पास आ गया 2 लाख। ये 2 लाख हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इसके ऊपर 40% टैक्स चला भी जाता है, वैसे 40% टैक्स कितना हो गया ₹80,000, तो बाकी आफ्टर टैक्स 60% आपके पास कितना रह गया ₹1,20,000, और ये 1,20,000 सफिशिएंट होना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट के लिए। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला, कंसेप्ट, एग्जांपल इस तरीके से हमने रिवाइज किया। बहुत बढ़िया बात है जी। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ। चैप्टर का नाम है EBIT EPS। इसका मतलब डिसीजन आपको लेना है EPS के पॉइंट ऑफ व्यू से, और EPS का मैक्सिमम होना कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। एकदम सही बात है, पर एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में है जिसमें डिसीजन EPS के हाथ से निकल जाता है। यानी कौन सा फाइनेंस अरेंज करने का ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा, इसका डिसीजन EPS के हाथ में नहीं, मार्केट प्राइस के हाथ में आ जाता है। पहले कंसेप्ट सीखिएगा, प्राइस अर्निंग रेशो, P रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। ओके, मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको यह कहा कि भी हमारा जो इक्विटी शेयर है उसका मार्केट प्राइस तो है ₹50 और EPS है ₹10। हमने कहा इसका मतलब प्राइस अर्निंग रेशो तो 5 आ गया, 5 टाइम्स आ गया, 5:1 आ गया। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप ये शेयर आज ₹5 का खरीदेंगे तो हर साल कमाई ₹1। इसका मतलब 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं ये जो P रेशो है ये और कुछ नहीं, ये असल में आपके पे बैक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपने शेयर खरीदने में इन्वेस्टमेंट करी है उसकी रिकवरी कितने साल में हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, इसलिए P रेशो का कम होना फेवरेबल सिचुएशन मानी गई है। लेकिन ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। परचेजर को तो ये लगेगा ही भैया कि सस्ते से सस्ता शेयर खरीदो और रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप यही पॉइंट ऑफ व्यू अगर सेलर के हिसाब से दे, तो आप मुझे बताइए सेलर को क्या शेयर सस्ता बेचना अच्छा लगेगा? नहीं, बायर को शेयर सस्ता खरीदना अच्छा लगता है, सेलर को शेयर महंगा बेचना अच्छा लगता है। तो सेलर से पूछे P रेशो कितना होना चाहिए, वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा, और परचेजर से पूछे P रेशो कितना होना चाहिए, वो कहेगा कम से कम। इसलिए P रेशो का कम होना अच्छा है, ज्यादा होना अच्छा है, भाई साहब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कंक्लूजन कौन से पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फार्मूला अपने आप में सही है, लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना हो तो भैया वो तो हो जाएगा EPS मल्टीप्लाइड विद PE रेशो। मल्टीप्लाई हो गया जी, परफेक्ट है।
अच्छा, जिन क्वेश्चन में पी रेशो गिवन नहीं होता है उनमें तो डिसीजन आपको ईपीएस के बेसिस पर ही देना चाहिए कि जिस ऑप्शन में ईपीएस ज्यादा वो ऑप्शन मोर फेवरेबल है और है। पर जिन क्वेश्चंस में पी रेशो गिवन होगा वहां पर मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगा। कैसे? ईपीएस मल्टीप्लाइड विद पी रेशो। तो जिस ऑप्शन में मार्केट प्राइस ज्यादा हो आपको उस ऑप्शन को फेवर करना है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं वो एक तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच को सपोर्ट करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे मार्केट प्राइस पे डिसीजन लेना है तो ये कौन सी पॉलिसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? वेल, दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और आपने एक थ्योरी का नोट पढ़ा हुआ है जिसमें हमने आपको यह बताया है कि प्रॉफिट और वेल्थ में से किसी एक को पिक करना पड़े तो आपको हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पैरामीटर को ही सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप ईपीएस पे डिसीजन दें, पर अगर मार्केट प्राइस कैलकुलेट ना हो पाती हो क्वेश्चन में तो, और अगर मार्केट प्राइस है तो डिसीजन मार्केट प्राइस के हिसाब से ही होगा। अब एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, आते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो कंसेप्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फार्मूले के सेंस में कहें तो दिस इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ओके, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं। जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा के दिया था उसमें से मैं कुछ फिगर्स उठाता हूं। जो क्वेश्चन हमने क्लास में एक बार किया था उसमें एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी और एक फ्यूचर सिचुएशन थी। मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से उन फिगर्स को उठा रहा हूं जो सीधी कैलकुलेशन में मेरी मदद करेंगे। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या था कि कंपनी की वैसे तो इनकम 20 लाख थी ईबीआईटी और इंटरेस्ट पे करना पड़ता था 13,13,000। तो अगर हम ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कैलकुलेट करें, मेरा मतलब है 20 lakhs गेट इट डिवाइडेड बाय 13,13,000, तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आ जाएगा? ओके, दिस इज 1.52:1। तो 1.52:1 को हम कैसे कंक्लूड करते थे कि अगर आपकी इनकम है 1.52 बिफोर इंटरेस्ट, अगर आपकी इनकम है 1.52 बिफोर इंटरेस्ट तो आपको ₹1 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि आफ्टर इंटरेस्ट इनकम फिर कितनी रह गई? आफ्टर इंटरेस्ट इनकम फिर कितनी रह गई? 1.52 minus 1 the difference amount is only 0.52। इफेक्टिवली इसका मतलब ये हो गया कि 1.52 में से तो 1 गया, आपके पास सिर्फ डिफरेंस 0.52 रह गया। इसका मतलब इंटरेस्ट का बर्डन अच्छा खासा आपके ऊपर है। इंटरेस्ट आपकी कमाई को अच्छा खासा खा जाता है, आपके पास बहुत थोड़ी सी इनकम रह जाती। ऐसा लगता है कि हम इसलिए अर्न करते हैं क्योंकि हमको कहीं इंटरेस्ट पे करना है। हम अपने लिए नहीं कमाते, हम इसलिए कमाते ताकि लोन पर इंटरेस्ट दिया जा सके। फिर हम एक नई सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन की तरफ गए। हमको दिखा कि ईबीआईटी तो 20 लाख का 24 लाख हो गया, पर चूंकि हमने कोई नया लोन लिया था उस पर भी इंटरेस्ट देना था, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट था पहले 13,13,000 वो बढ़कर हो गया 16,88,000। नई सिचुएशन में जब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो 24 लाख डिवाइड हो जाएगा 16,88,000 से, तो यही रेशियो कितनी हो जाएगी? ओके, ये रेशियो आ गई 1.42:1। इसका क्या कंक्लूजन होगा कि अगर बिफोर इंटरेस्ट इनकम आपकी 1.42 है तो ₹1 का आपको इंटरेस्ट पे करना है,
इफेक्टिवली सोचा जाए तो आफ्टर इंटरेस्ट इनकम आपके पास रह गई सिर्फ 0.42। ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब और ज्यादा डेटीरियोरेट हो चुकी है। इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो और ज्यादा खराब होती दिखती हो और आपसे पूछा जाए कि आप कंपनी को क्या एडवाइस देंगे, आप कहेंगे हमारी एडवाइस ये है कि आपको ये नया लोन नहीं लेना चाहिए, नए लोन लेने से इंटरेस्ट कवरेज रेशो और ज्यादा खराब हो रही है। खराब तो खैर वो पहले ही थी। इसलिए इस तरीके की रेशोज कंपनी को मदद करती हैं जरूरी फैसला लेने में कि यह काम किया जाना चाहिए या यह काम नहीं किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की रिवीजन की क्लास थी हमारी EBIT EPS और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस को लेकर। इस क्लास को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।